नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यासीन मलिक को दी गई उम्र कैद की। यासीन मलिक के बारे में हम सबको, मेरे ख्याल से मेरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको यासीन मलिक नाम कुछ नया लग रहा होगा, क्योंकि यासीन मलिक वो दुर्दांत आतंकवादी है जिस आतंकवादी से पिछले 30-35 साल से जम्मू कश्मीर झेल रहा है। कश्मीर के हिंदू जिन्होंने बड़ी बर्बरता से यासीन मलिक जैसे लोगों को झेला है। आपको याद होगा, फौज के 4 अधिकारियों को जिस समय मारा था और उसके बाद उसने जो स्टेटमेंट पब्लिक में दिया था कि मैंने जम्मू कश्मीर के लिए किया है, ये सब ने सुना होगा। उसमें रवि खन्ना जी भी थे। रवि खन्ना जी की वाइफ का स्टेटमेंट लगातार आ रहा है। कश्मीर फाइल्स में लगा उसको उस प्रकरण को दिखाया भी गया है। लेकिन यासीन मलिक का ये होना, टेरर फंडिंग के मामले में 2017 में उसके खिलाफ केस नया फाइल होना, उससे पहले हालांकि उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस फाइल थे। कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले थी, कुछ बहुत विशेष नहीं हुआ। और विशेष ना होने का कारण ये होता है कि मुकदमा तो उस समय फाइल हो जाता है, लेकिन केस आगे बढ़े उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएं। जो एजेंसी मुकदमा लड़ रही है, यानी कि जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है, उस एजेंसी की जिम्मेवारी बनती है कि वो स्ट्रॉन्ग केस बनाए और कोर्ट के सामने वो केस प्रूफ करे। चूँकि पब्लिक दबाव में, जनता के दबाव में मुकदमा तो लिख लिया जाता है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से नहीं होता, उसके केसेस बहुत अच्छे नहीं बनाए जाते, उसके एविडेंस बहुत गहराई से नहीं ढूंढे जाते, बहुत ताकत नहीं लगाई जाती। और जब केस बहुत अच्छे से नहीं लड़ा जाता है तो ये परिणाम निकलना स्वाभाविक होता है कि केसेस हार जाए जाते हैं या फिर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है। लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 2014 के बाद, इसलिए 2017 में टेरर फंडिंग, आपको याद होगा कि 2014 में मोदी जी की सरकार बैठने के बाद तमाम तरह के एनजीओज पर बैन लगाना शुरू किया गया था, एफसीआरए कानूनों में संशोधन किया गया था, तमाम तरह के एनजीओज पर वॉच करना शुरू किया गया था। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो भारत में होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस पे बहुत काम करना शुरू किया मोदी सरकार ने। परिणाम आप देख रहे हैं। उसके बाद ही हमें याद होगा कि जब जिस समय नोटबंदी हुई भारत में, तो नोटबंदी में पत्थर चले थे, बॉम्ब नहीं। क्यों? क्योंकि नोटबंदी भारत में करवाई गई। नोटबंदी करवाकर टेरर फंडिंग का जितना बड़ा सा रैकेट था, वो पूरा रैकेट पकड़ा गया था। यानी कि वो जो पैसा भारत में किसी भी माध्यम से आया था, इंडियन करेंसी थी, वो सब बैंक में जमा हो गई थी। अब यासीन मलिक का ये सब होना स्वाभाविक था, इसलिए यासीन मलिक को भी मुकदमा उस समय लगाया गया कि भाई इनको गलत तरीके से पैसा आता है। और ये जो टेरर फंडिंग, जो फंडिंग भारत में होती थी, उसका परिणाम होता कि सीएए का जो मूवमेंट भारत में हुआ, उसमें पत्थर नहीं बॉम्ब चल रहे होते। अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने उस समय नोटबंदी न करवाई गई होती, तो फिर आप ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि ये जो यासीन मलिक जैसे लोग हैं, इन लोगों ने जो पाकिस्तान जैसे देशों से फंडिंग ली, बाया नेपाल रूट ली हो, बाया डायरेक्ट ली हो, या तमाम तरह के भारत में एजेंसियां जिनसे पैसे आते हैं, वो पैसा भारत में आता ही है। अभी भी मैं मानकर चलता हूँ कि मोदी सरकार ने एफसीआरए कानून बनाकर बहुत बड़ी तादाद में एनजीओज को बंद करके बहुत बड़ी तादाद में फंडिंग रोक दी, लेकिन फिर भी जो इंडिविजुअल फंडिंग आ रही है, मरकज़ों को फंडिंग आ रही है, जो इंडिविजुअल मस्जिदों को फंडिंग आ रही है, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है छोटी छोटी बनाकर सीधा फंडिंग ले रहे हैं, जिनके करंट अकाउंट नहीं है, वो सेविंग अकाउंट से ले रहे हैं, या फिर वेस्टर्न यूनियन जैसी यूनियन से पेमेंट ले रहे हैं जिनमें उनको कोई वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो फंडिंग तो भारत में आ ही रही है। फिर भी यासीन मलिक पकड़े गए हैं। यासीन मलिक के पकड़ने के बाद एनआईए ने बड़े स्तर पर फंडिंग का केस बनाया, चूँकि फंडिंग तो बड़ी आई है और वो फंडिंग जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को बांटी गई है। जम्मू कश्मीर में रहने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे काम कर रही थी देश के खिलाफ, उनको बांटा गया है, या जो टेररिस्ट वहाँ से अंदर घुस चुके हैं उनको पैसा यहाँ कैसे मिले, तो यहाँ पर पैसा मिले। इसको आप दूसरे शब्दों में जो जनरल पब्लिक जानती है वो हवाला समझ लीजिए
कि हवाला का पैसा पाकिस्तान से या किसी दूसरे रूट से, दुबई से, कहीं से भी हवाला के माध्यम से पैसा भारत में आ गया। अब किसी एक माध्यम जो हवाला करने वाला यहाँ व्यक्ति है, उस व्यक्ति से पैसा लेकर और फंडिंग जो जो यहाँ गतिविधि है वहाँ पर चलना, इसी को टेररिस्टों के लिए आए तो टेरर फंडिंग कहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बहुत विशेष नहीं है कि हमने पकड़ लिया है, केस स्ट्रॉन्ग बनाया है और बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाकर हमने उसके, चूँकि डिजिटल ट्रांजैक्शन भी आजकल होते हैं, इसलिए हमने उसका एक वेल प्रूफ केस बनाया। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि यासीन मलिक ने डिफेंड क्यों नहीं किया। सवाल ये सबसे बड़ा है। हालांकि हमारी कोर्ट ने कोई इसमें कोताही नहीं बरती। कोर्ट ने तुरंत एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया। एमिकस क्यूरी कहते हैं कि जो सहायता के लिए, अभियुक्त की सहायता के लिए एक वकील दे दिया, अपनी तरफ से दे दिया और कहा कि भाई ये तुमको कम्युनिकेट करेगा, आप अपनी डिफेंस करिए, इसके माध्यम से करिए। फिर भी यासीन मलिक, एमिकस क्यूरी का भी कहना था कि यासीन मलिक ने बहुत कोऑपरेट नहीं किया और वो स्वीकार करता रहा कि नहीं, जो आपने चार्ज हमारे खिलाफ बनाए हैं, जो चार्जशीट लगी हुई है उस चार्जशीट में सत्यता है और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इतना बड़ा टेररिस्ट और इसको इतनी सहजता से स्वीकार करे, ये अपने को स्वीकार नहीं होता, ये मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन ऐसा चल ही रहा था कि पाकिस्तान से स्टेटमेंट आने लगे। भारत में भी बैठे उनके कुछ शुभचिंतकों ने स्टेटमेंट दे ही डाले और पाकिस्तान से जो स्टेटमेंट आए, उन स्टेटमेंटों में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज करेंगे। कौन करेगा? यासीन मलिक नागरिक भारत का है, उसका विवाह पाकिस्तान में हुआ, फंडिंग पाकिस्तान करता है और मुकदमा भारत में चलता है। और पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई वो तो निर्दोष है, उसके ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए हैं और वो एक बाइज्जत कश्मीरी है, वो बाइज्जत कश्मीरी है और बाइज्जत कश्मीरी होने के नाते वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, वो आज़ादी मांग रहा था सरकार से। और कश्मीर तो आप समझते ही हैं कि मूवमेंट चल रहा है, आधा कश्मीर ऑलरेडी हमारे पास है और कश्मीर तो अलग होना चाहता है। ये सब जितना ड्रामा पाकिस्तान हर मंच पर करता है, अब उतना ड्रामा उसने ये तय किया है कि वो, मुझे लगता है कि वो यासीन मलिक का नाम लेके फिर से पूरे विश्व में वो ड्रामा खोलने वाला है। और ये ड्रामा वो इस स्तर पर करेगा कि वो भारत को कितना बदनाम कर ले। हालांकि उसने कोशिश पूरी की। मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वो अपनी इकोनॉमी इस समय चला नहीं सकते। पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वो अपने यहाँ तेल पेट्रोल का भी पोग नहीं निकाल सकते। अगर उनको कर्जा मिलना बंद हो जाए तो शायद वो एकदम टर्मोइल टाइप का हो जाएगा, एकदम पाकिस्तान विखंडित हो जाएगा। लेकिन कश्मीर का राग छेड़ना उन्होंने बंद नहीं किया। अब वो कश्मीर छेड़ते छेड़ते इमरान खान चले गए। अब ये नए साहब आए हैं, ये भी इन्होंने आते ही सबसे पहले कश्मीर का राग अलापा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और कहा कि भारत के साथ हम ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, भारत के साथ हम संबंध बढ़ाना चाहते हैं। भारत के साथ ट्रेड और संबंध इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इकोनॉमी तो बड़ी बस्ट हो चुकी है और ये मालूम है उनको कि भारत कनेक्टिंग कंट्री है, भारत के बगैर वो नहीं चल सकते। अगर भारत थोड़ा सा भी उनके प्रति नॉर्मल हो जाए, नरेंद्र मोदी थोड़े से भी टिल्ट हो जाए उनकी तरफ, या उनकी तरफ टिल्ट ना हो जाए तो कम से कम सख्त ना रहें, तो फिर वो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में मोदी जी तो कतई उनको माफ़ करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने जो जुल्म किए हैं हिंदुस्तान के ऊपर 47 से लेकर अब तक, या कहूँ 46 से लेकर अब तक, वो जुल्म कोई माफ़ नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों लोगों को हताहत किया है और हज़ारों लाखों लोग मर गए हैं। ऐसे पाकिस्तान को कोई माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भारत के साथ कैसे संबंध बना ले। लेकिन पाकिस्तान अब सिंपैथी इस माध्यम से लेने की पूरी कोशिश करेगा कि वो इंटरनेशनल मंचों पर ले। अब इंटरनेशनल मंचों पर कहेगा क्या? कहेगा कि साहब यासीन मलिक को डिफेंड नहीं करने दिया, यासीन मलिक की तरफ से कोई डिफेंस नहीं आई, हिंदुस्तान ने जो इल्ज़ाम लगाए उन इल्ज़ामों के आधार पर उसको पनिश कर दिया गया, इसलिए उस पर ज़्यादती हो रही है, हमको उससे मिलने दिया जाए। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, हमको उससे मिलने दिया जाए और हमको उसको डिफेंड करने की अनुमति हिंदुस्तान में दी जाए।
बिल्कुल वैसे ही जैसे कुलभूषण के मामले में भारत सरकार ने कहा कि भाई पाकिस्तान में केस चला है तो हमें अनुमति दी जाए कि पाकिस्तान में हम जाकर उसको डिफेंड कर सकें। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए थे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हम ये बात कहलवा कर लाए थे। ये इंटरनेशनल कुलभूषण के मामले को बिल्कुल वैसे ही यासीन मलिक के मामले को कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर यासीन मलिक ने वहाँ पर कन्फेस कर लिया और कन्फेस करके अपने ऊपर पनिशमेंट भी करवा लिया। हालांकि हमारा कोर्ट बड़ा लिजिबल तरीके से कोर्ट ने क्या किया कि उनको मृत्युदंड दिया ही नहीं, मृत्युदंड नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मृत्युदंड न देना ये केस वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए अब बहुत सूटेबल केस नहीं कहलाएगा, क्योंकि मृत्युदंड अगर दे देता न्यायालय तो ये वहाँ बहुत सूटेबल कहलाता। तो हमारे कोर्ट ने भी जब उन्होंने खुद कन्फेस कर लिया और कहा कि हम 29 साल 24 साल से कोई गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन टेरर फंडिंग को छोड़कर बाकी कोई सीधी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं, ऐसा कुछ बयान दिया होगा। कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये ध्यान दिया कि अगर आप कन्फेस कर रहे हैं और आप लिबरल हो रहे हैं तो फिर आपको हम थोड़ी कम सज़ा देते हैं। 121 सेक्शन 121 की जो सज़ा है आईपीसी की, वो दो ही सज़ाएं हैं उसमें, या तो उम्र कैद है या फांसी है। तो फांसी की बड़ी सज़ा है और मिनिमम उम्र कैद है। कोर्ट ने वो मिनिमम सज़ा दे दी, बाकी यूएपीए और इनमें कई सब में लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। इसमें ही केवल मृत्युदंड के प्रावधान थे 121 में, तो 121 की मिनिमम सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। बाकी यूएपीए की सेक्शन 16, 17, 18, 19, तो 17 में उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, वहाँ पूरी सज़ाएँ देता तो भी अगर 121 की सज़ा मौत हो जाती तो वो सब फिर पीछे रह ही जाती। तो कोर्ट ने 121 की सज़ा पूरी नहीं दी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। अब ये केस कोर्ट ने भी बड़ी होशियारी से इस मामले को डील किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मंसूबे खोल दिए हैं और हमें लगता है कि यासीन मलिक पहले से ये बात मेंटली प्रिपेयर करके आया होगा कि हमें अगर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाना है और जम्मू कश्मीर का विषय फिर से वर्ल्ड वाइड उठाना है, तो फिर मैं एक माध्यम हो सकता हूं और पाकिस्तान ने ये तय किया होगा कि ये एक माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से हम फिर से वर्ल्ड फोरम पर इस मामले को लेकर जाएंगे। मुझे लगता है ये बड़ा षड्यंत्र है और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। और यासीन मलिक, उसकी पत्नी तो चूंकि पाकिस्तान की ही है और उसके बच्चे भी पाकिस्तान में ही रहते हैं, घर वर भी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ही उसने बना कर रखा है और बहुत कुछ उसका पाकिस्तान में है। इसलिए पाकिस्तान इसके केस को लड़ना चाहेगा और पाकिस्तान इस केस को केवल लड़ेगा नहीं, लड़के वो इंटरनेशनल फोरमों पर, हर एक फोरम पर इसकी एक नज़ीर पेश करेगा और लगातार भारत को क्या कर सकता है वो कोशिश करेगा। हालांकि उनको मालूम है कि हाँ मोदी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी के रहते हुए उनका कुछ होने वाला नहीं है, वो अपने देश को बचाएं, सबसे पहला काम उनका वो है। लेकिन फिर भी ये एक बड़े षड्यंत्र का पार्ट है, उन्होंने षड्यंत्र किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।